Newton's law of cooling, rate of cooling of an object is directly proportional to the temperature difference between the object and the surroundings. मीन्स हम लोगों ने बात की कि एक न्यूटन का नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जेक्ट यदि हाई टेम्परेचर का है और एक लोअर टेम्परेचर का है, दोनों एक ही इन्वायरमेंट में रखे हैं, तो तेजी से किस में एनर्जी लूज होता हम देखेंगे। तो जो हायर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट हो, या ऐसे सोचें आप एक मेरे टेबल पे एक कप चाय रखी गई, 100 या 90 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर, और रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास। तो अभी जो हीट लॉस हो रहा है और 10 मिनट के बाद उस चाय का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम का टेम्परेचर वही 20, तब जो हीट लॉस होगा पर यूनिट टाइम, क्या वो दोनों एक जैसा होगा? कब ज्यादा हीट लॉस होता होगा? जब चाय का टेम्परेचर 100 या 90 डिग्री के आसपास था। मीन्स यदि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट लॉस का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। सिर्फ ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको यदि लिखना चाहें मैथमेटिकली तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T और कुछ देर में ये टेम्परेचर कम होके हो गया T माइनस dt और ये रूम टेम्परेचर है T0। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है ये जो रेट ऑफ लोअरिंग है माइनस dt बाई dt, ये किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का है T और इन्वायरमेंट का है T0, इन दोनों की। माइनस साइन तो केवल इसके लिए लिया है क्योंकि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ जाए। dt होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, वो तो निगेटिव होगा क्योंकि कम हो रहा है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि यहां पर अच्छा, रेट जब भी होगा तो दो चीजें होंगी ना। रेट यदि तुम पूछते हो कि सामान का और कितने रुपये में कितना क्वांटिटी आएगा ऐसे, तो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो रेट है, टाइम के साथ। तो वो कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कैपिटल टी और T0 आर टेम्परेचर और स्मॉल टी इज टाइम। एंड स्मॉल टी इज टाइम। सर इसका मैं क्या करूं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो पहले तो ये दिमाग में रहे कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो तेजी से ऑब्जेक्ट एनर्जी यूज करेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर एनर्जी लूज कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। यहां देखिए एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें टाइम लग रहा है 2 मिनट। आपको बताना है कि 50 डिग्री से कभी न कभी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा। तो 50 से 40 होने में कितना मिनट टाइम लगेगा? ये फाइंड टी।
और आपसे कहा गया कि रूम टेम्परेचर है, जहां ये ब्लॉक रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बनने वाले क्वेश्चंस, कि हमने ये देखा है कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस किसका? ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर, दूसरा कौन सा लेंगे? रूम का। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का जो है और रूम का जो है उनके डिफरेंस के। अब यहां ध्यान से देखिए कि जब आप कहते हैं ना कि रेट ऑफ कूलिंग ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम। आप यदि कहते हैं ना कि टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, दिक्कत क्या है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं। तो जब हम 50 डिग्री से या 60 डिग्री से 40 डिग्री तक आते देख रहे हैं, तो आप टेम्परेचर डिफरेंस रूम के साथ कैसे लिखेंगे? सर मैं 60 माइनस 25 लिखूंगा या 59 माइनस 25 लिखूंगा, वो तो कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है। तो यहां क्या आता है कि रेट ऑफ कूलिंग, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये एवरेज फॉर्म कहलाता है। यहां जो आप लिखा देख रहे हैं, यदि आपको ये एक्सप्रेशन लगे कि थोड़ा सा इनको बेहतर ढंग से लिखें, तो ऊपर वाला देखिए, रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और यहां एवरेज फॉर्म है, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये एवरेज फॉर्म क्यों कहते हैं कि आप जब टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस में ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में से रूम का टेम्परेचर हमें डिफरेंस लेना है, लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वेरिएबल नेचर का है। तो आप जिस रेंज के लिए लिख रहे हैं उसका एवरेज टेम्परेचर ले लो। जैसे पहला जो रेट ऑफ कूलिंग है, पहला टेम्परेचर चेंज कहां से कहां हुआ? 60 डिग्री से। और आप यहां जब भी कोई प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कोई भी सिंबल दे दो उसके लिए। रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू के टी एवरेज ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। बहुत बढ़िया सोम। अब यदि मैं रेट ऑफ कूलिंग लिखने की सोच रहा हूं, तो पहले किसका, पहले कितना है वैल्यू? 60 में से कम होके 2 मिनट में ये कितना हो गया है? 60 डिग्री से 50 डिग्री कम होकर हो गया। इसका मतलब रेट कूल होने का क्या है? 60 माइनस 50/2 डिग्री पर सेकेंड पर मिनट या डिग्री पर मिनट, जो भी। ये चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, ये रेट ऑफ कूलिंग हो गया। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। 20 माइनस 60 माइनस 50 क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर बदल रहा है, कम हो रहा है, उसके रेट ऑफ लोअरिंग। टेम्परेचर के कम होने का रेट क्या है? 60 माइनस 50/2। और आप आगे क्या लिखेंगे कि एवरेज टेम्परेचर 60 और 50 के बीच में क्या होगा? 60 प्लस 50/2 55। और उसमें से किसको हटा लेंगे? रूम का टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर कितना है? 25। अच्छा, अब अगला वाला देखिए। अगला वाला आप देख रहे हैं 50 से कितना हो गया? 40। कितने देर में? टी टाइम में। और आगे क्या लिखेंगे? के 45 माइनस 25।
पिछला क्या था, तो पिछले वाले में हम चेक कर रहे हैं 60 माइनस 50/2 रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू के इंटू 55 माइनस 25, और दूसरा क्या लिख रहे हैं 50 माइनस 40/t इक्वल्स टू क्या के 45 माइनस 25। 45 क्यों, क्योंकि 50 से 40 का एवरेज करेंगे तो उस दौरान ब्लॉक का हम एवरेज टेम्परेचर मान सकते हैं कि 45 है, तो 45 माइनस 25 क्या देगा, टेम्परेचर डिफरेंस देगा। तो हम न्यूटन के स्टेटमेंट को फॉलो करें तो वो क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले रेट ऑफ कूलिंग पहले वाले टुकड़े में ये कहा गया 60 डिग्री से 50 डिग्री हो गया 2 मिनट में। किस रूम में रखा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जहां टेम्परेचर है, और 50 डिग्री से इस ब्लॉक का, इस सॉलिड बॉल का टेम्परेचर क्या यही रहेगा या कम होगा, और सॉलिड बॉल है एक, इसका टेम्परेचर कम होके 50 से 40 भी तो होगा, कितने देर में होगा, तो 50 से 40 होगा टी टाइम में, वो टी मिनट कितना ये हमें जानना है। तो अब ये जो दो इक्वेशन आए, यदि इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड में कितना आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करके जो मैं लिख रहा हूं वो यहां लिख रहा हूं। लेफ्ट साइड में आ गया 60 माइनस 50/2 अपॉन 50 माइनस 40/t इक्वल्स टू के और के कैंसिल आउट हो गया 55 माइनस 25 अपॉन 45 माइनस 25। क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं आप? यदि सॉल्व करते हैं तो ये आ गया t/2 इक्वल्स टू 55 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, और 45 और 25 का 20, तो ये कितना हो गया t इक्वल्स टू 3 मिनट्स। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एवरेज फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहता है कि आपको जब टेम्परेचर डिफरेंस लिखना हो, और टेम्परेचर ब्लॉक का फिक्स है नहीं, तो जिस टाइम इंटरवल के लिए आप रेट ऑफ लोइंग सोच रहे हैं उस टाइम इंटरवल का आप एवरेज टेम्परेचर ब्लॉक का ले लो और उसमें से रूम का टेम्परेचर सब्सट्रैक्ट कर लो, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिलेगा, जिसके प्रोपोर्शनल आप सोच सकते हो रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर को। प्रैक्टिस करते हैं इसी को एक बार और। मान लो एक ऑब्जेक्ट है 90 डिग्री पे और वो 80 डिग्री पे पहुंच जाता है और इसमें 1 मिनट का टाइम लगा। बताइए यदि ये 60 डिग्री पे हो और इसको 50 डिग्री पे जाना हो तो इसमें कितना टाइम लगेगा? ये टी हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि यहाँ टी कितना लगने वाला है टाइम, और रूम टेम्परेचर दे दिया गया है, रूम टेम्परेचर दे दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग, rate of cooling proportional to temperature difference, rate of cooling proportional to delta t temperature difference, या टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये डेल्टा टी कंफ्यूज करे तो मैं लिख देता हूं टी एवरेज ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। बहुत बढ़िया। तो यहां हम लिख रहे हैं 90 माइनस 80/1 रेट ऑफ लोअरिंग के, टी एवरेज हो गया 85 माइनस 25, और दूसरा लिख रहे हैं 60 माइनस 50/t इक्वल्स टू के, और ये 55 माइनस 25, और इनको हम, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। यदि डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया t/1 और राइट साइड में आ गया के और के कट गया, 85 माइनस 25 हो गया 60, और नीचे 55 25 ये हो गया 30, टी का वैल्यू आ गया 2 मिनट्स। सोचिए 90 से 80 होने में 1 मिनट लगा, जबकि 60 से 50 होने में 2 मिनट्स लगा, तो टाइम ऐसा नहीं कि सेम लगेगा। और रेट ऑफ लोअरिंग मतलब वो जो एनर्जी लूज कर रहा था ऑब्जेक्ट, उसका रेट कम हो गया, तो 10 डिग्री कम होने में ज्यादा टाइम लगा।
ज्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि एनर्जी अब धीरे धीरे बाहर जा रही है। पहले एनर्जी तेजी से बाहर जा रही थी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था। तो इस आइडिया को कहते हैं एवरेज फॉर्म। एवरेज फॉर्म मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ये हम जानते हैं, और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो ये कांस्टेंट तो वैसे ही कट जाएगा, तो इसीलिए उसके लिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और बड़े आराम से हमें दिख जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस कैसे नए टाइम का वैल्यू देगा। एग्जाम्पल आप फिर से देखिए, मान लो 85 डिग्री है और ये 75 डिग्री तक आता है और इसमें 4 मिनट लग गए, और 65 से 55 तक आता है और इसमें कितना टाइम लगेगा ये हम ढूंढ रहे हैं। रूम टेम्परेचर दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जेक्ट ये है, उनके टेम्परेचर दिए गए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, और आपको मिनट में टाइम बताना है कि पहला जो 10 डिग्री कम हुआ 85 से 75 उसमें 4 मिनट लगा, तो 65 से 55 होने में कितना टाइम लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, तो लॉ है तो हमने अकल नहीं लगाया ये लॉ न्यूटन को कैसे मिला, बाद में सोच लेंगे न्यूटन को कैसे मिला। ये लॉ ऐसे याद रखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ एवरेज फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे? रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत बढ़िया सोम, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रूम। आप यदि ऑब्जेक्ट और रूम या सराउंडिंग्स से टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल, तो पहले रेट ऑफ कूलिंग देखिए, 85 से 75 होता है, 85 से 75 होता है 4 मिनट में। के टेम्परेचर एवरेज लेंगे 75 और 85 का एवरेज 80 आएगा, ठीक बीच में 80 माइनस 30। और अगला वाला देखिए 65 माइनस 55 बाई टी, और ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 30, और इन दोनों को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करते ही लिखेंगे लेफ्ट साइड में T/4 और राइट साइड वाला K और K कैंसिल आउट हो गया। बहुत बढ़िया प्राप्ति, 80 माइनस 30 हो गया 50 और नीचे ये 30, तो T का वैल्यू आ गया 20/3 मिनट। तो क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन बनाने का तरीका ये समझ में आ गया? विशाल आपके भी समझ में आ गया ये? बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों के समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज कर दें एक बार। बहुत बढ़िया। केतव, वेदांत, कार्तिक, क्षितिज, सोम, रिद्धिमा, सौमिल, प्राप्ति, आदित्य, माइसा, सुशांत, कीर्ति, कार्तिक, कुशल, महक, भव्या, अनुष्का, पलक, दुष्यंत, दिव्यांशु, निकिता, अंश, अजिंक, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को यदि ये समझ में आ गया तो समझो इस पे भी आईआईटी के एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, इतने आसान क्वेश्चन पे भी। तो क्वेश्चन आसान या टफ नहीं, हमने यदि आइडिया क्लिक कर गया, हमने समझ लिया तो आसान है हमारे लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये जो हम देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इनमें एवरेज वाला आइडिया है ना, तो कभी एवरेज हमें इसलिए लेना पड़ा कि टेम्परेचर नीचे आया ब्लॉक का बहुत ज्यादा, 2 ही मिनट या 4 ही मिनट में। सोचिए यदि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 90 डिग्री से कम होकर के हो गया 89.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें लगा 2 सेकेंड, और आपको बताना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 69.9 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ का ये टाइम इंटरवल क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहां भी जो हम देखेंगे इक्वेशन तो वैसे ही सोच रहे होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो क्या कहता है, रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस।
अब ये रेट ऑफ कूलिंग जो लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 90 माइनस 89.9 बाई 2 सेकेंड, और टेम्परेचर डिफरेंस लिखते वक्त एवरेज लिखे। अरे क्यों एवरेज लिखे यार, वो दिख ही रहा है 90, इससे थोड़ा सा ही कम हुआ, 90 ही मान लेते हैं। एवरेज भी तो आपको नजदीक का ही रिजल्ट देता है, तो हम क्यों परेशान हो कि अगला टेम्परेचर हम 89.9 लेके फिर उसका एवरेज करके फिर हम ये डिफरेंस लें। तो अप्रोक्सीमेट ही तो हम कर ही रहे हैं कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट ऐसे सोचो। यदि अगला देखें 70 माइनस 69.9 बाई टी, और ये देखिए ये आ जाएगा के 70 माइनस 20। आप जब इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो जब ये डिवाइड करेंगे दोनों को, तो लेफ्ट साइड में आने वाला क्या है चेक करिए, टी बाई 2, और राइट साइड में, बहुत बढ़िया सोम, राइट साइड में कितना आ जाएगा 70 बाई 50, तो ये टी का वैल्यू आ गया 14/5, बहुत बढ़िया प्राप्त। तो ये हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करते वक्त हाँ सॉरी, मिनट नहीं सेकेंड, थैंक्स। यहां पर चूंकि सेकेंड में टाइम दिया गया था तो सेकेंड, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या देखिएगा, ये पार्ट कैंसिल आउट होता दिखेगा, ये जो पार्ट आप देख रहे होते हैं ये कैंसिल आउट हो जाता है मोस्ट ऑफ में, वो सेम चेंज देता है। अधिकतर क्वेश्चन में वो चेंज जो दिया रहता है वो सेम, यदि अलग दिया रहे तो कोई बात नहीं, वो भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में अपना आ जाएगा, लेकिन जनरली जो एक ट्रेंड है सेम देने का। यहां ये तो था एवरेज फॉर्म। अब किसी को लगता है कि ना मैं एवरेज नहीं यूज करूंगा, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है। यदि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको यह भी अंदाजा लग रहा होगा कि यार एवरेज में छोड़ूंगा तो कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशन जहां होता है वहां कैलकुलस कहीं ना कहीं आ जाता है परेशान करने के लिए। तो उनपे कम पूछा जाता है, ट्रेंड में यही है एवरेज फॉर्म जो अभी अभी देखा आपने। फिर भी एनालिसिस आप करिए आगे, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और कूलिंग कर्व्स कह देते हैं कि उसी से हमें फिर देखने का मौका मिल जाएगा टेम्परेचर का टाइम रिलेशन, कूलिंग कर्व्स। ये दूसरा हेडिंग इसके लिए दे देते हैं, कूलिंग कर्व। आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे थे जिसका टेम्परेचर था टी, 0 पे टी आई, टी टाइम पर टेम्परेचर देख रहे हैं टी, और टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया तो टेम्परेचर घट के हो गया है टी माइनस डेल्टा टी, और रूम का टेम्परेचर है टी नॉट। तो बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग minus dt by dt is proportional to t minus t naught, minus dt by dt equals to k t minus t naught, k is constant। अब यहां से देखिए माइनस डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के डी टी। यहां और थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से टी तक, और 0 पे टेम्परेचर है टी आई और टी टाइम पे टी। लेफ्ट साइड में आ जाता है
ln t minus t naught minus ln ti minus t naught इक्वल्स टू माइनस के टी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसी तरह 1/t minus t naught का log t minus t naught। और ये अपर और लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखते हैं बीच में माइनस साइन, फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो इंटीग्रेशन से ये आ जाता है आपके पास। ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, इस रिजल्ट को दो तरह से हम लोग आगे इंटरप्रेट करेंगे। ये किसका किसका रिजल्ट है? टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन है, टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन है। कैपिटल टी टेम्परेचर और स्मॉल टी टाइम। यदि ये कंफ्यूजन हो तो मेंशन कर लीजिएगा कि ये टी जो है वो टेम्परेचर है और स्मॉल टी जो है ये टाइम है, वो थोड़ा सा रहे दिमाग में। और जिन लोगों को ये इंटीग्रेशन नहीं पसंद है वो भी घबराइएगा नहीं। ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें लिखने के दो तरीकों को देखते हैं। पेज मैं चेंज करूं, देखिएगा ln t माइनस टी नॉट माइनस ln ti माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी जो है, इसके दो जो एनालिसिस के तरीके हैं उनमें एक तरीका केस 1 स्ट्रेट लाइन कूलिंग कर्व। इसको कैसे देखते हैं? ln t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ti माइनस टी नॉट। यहां इस बात पे गौर करिएगा कि ये यदि आप y एक्सिस पे इसको रखें, t को x एक्सिस पे रखें और log ti माइनस टी नॉट एक कांस्टेंट है, तो यहां पर ये रिलेशन कैसा दिखने लगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन दिखने लगा? y का पावर 1 x का पावर 1, निगेटिव स्लोप वाला इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक बार ध्यान से देखना, यदि तुमने x0 रख दिया तो y इक्वल्स टू हो गया c, यहां से कहानी शुरू हो गया c से। और इस जगह रखा क्या है आपने? y एक्सिस पे t माइनस टी नॉट लॉग के साथ, और x एक्सिस पे क्या रखा है? टाइम t। और ये ऐसे ग्राफ बनेगा, निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। और इसका जो स्लोप दिख रहा है माइनस के, इसका स्लोप है। के किन चीजों पे डिपेंड करता है ये बाद में हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इतना ही यदि समझ में आ जाए तो बड़ी बात है कि लॉग टेम्परेचर और टाइम का ये ग्राफ नहीं है, लॉग टी माइनस टी नॉट और टाइम टी का ग्राफ है, जो एक स्ट्रेट लाइन आता है। आपने y एक्सिस पे किसको रखा है? t माइनस टी नॉट को, log t माइनस टी नॉट को, और x एक्सिस पे रखा है टाइम को। इसीलिए देखिएगा ना, t के बदले मैंने रिप्लेस किया x, और इस पूरे डाटा के लिए मैंने रिप्लेस किया y। और तब जो एक ग्राफ बना आपके सामने, इस इक्वेशन आया, ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये स्ट्रेट लाइन है, y का पावर 1 x का पावर 1। स्ट्रेट लाइन को पहचानते हैं आप लोग सब कोई? यस सर। आप मुझे अब ये बताएं कि जो इक्वेशन आप देख रहे थे log t माइनस टी नॉट माइनस log ti माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के टी, इनमें क्या वो के टी था या माइनस के टी था? माइनस के टी। माइनस के। बहुत बढ़िया। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कूलिंग कर्व,
अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे, तो लॉग को हम हटाने की सोच रहे हैं। तो लॉग मैथ्स में आप लोग इतना जरूर सीख गए होंगे कि लॉग a माइनस बी को लॉग a बाई बी लिखते हैं, और लॉग हटाते हैं तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल प्रकट हो जाता है, e टू द पावर माइनस के टी, और आपके पास आ गया t इक्वल्स टू टी नॉट प्लस टी आई माइनस टी नॉट e टू द पावर माइनस के टी। मतलब यदि t को इनफाइनाइट कर देंगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तब t बराबर टी नॉट हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा। आप यदि इसका ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्सिस पे t टेम्परेचर वाला और एक एक्सिस पे टाइम वाला t लिख रहे हैं। शुरू में t आई रहा होगा और धीरे धीरे ये बढ़ते 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 टाइम के बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा, और कम होते होते टेम्परेचर कहां तक चला आएगा, कम होते होते यदि शुरू हुआ है टी आई से तो ये टी नॉट पर पहुंच जाएगा। रूम टेम्परेचर से नीचे तो नहीं जाता, रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। वो कब पहुंचेगा तो मुझे नहीं पता, एक दिन में पहुंचे कि 2 दिन में पहुंचे कि 1 घंटे में पहुंचे, तो हम केवल वो इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, कह देते हैं कि फाइनली टी नॉट हो जाएगा। कब होगा मुझे नहीं पता, फाइनली टी नॉट हो जाएगा। सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। हाँ, पहले ये पेज कंप्लीट कर लो, फिर पिछला दिखाता हूँ 1 मिनट बाद। तो ये मैथमेटिकल जो एनालिसिस है, आईआईटी आज आपसे तो पूछ नहीं रहा, जब मैथ्स में आप कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब खूब बेहतर सीख लेंगे, तब आपको ये बहुत आसान लगने लगता है। और सिंपल अपना लॉजिक अप्लाई करें फिजिक्स के हटाकर, कि लोहे का एक गर्म टुकड़ा रूम में रख देंगे तो टेम्परेचर शुरू में तेजी से कम होगा और बाद में धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए कर्व बन रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन लीनियर नहीं है ये ग्राफ। टेम्परेचर शुरू में तेजी से नीचे आया, बाद में धीरे धीरे कम हो रहा, फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा। कितना, जितना रूम का टेम्परेचर होगा उससे नीचे थोड़े ना चला जाएगा। तो आप उस हिसाब से भी एनालाइज करके बना सकते हैं। इसमें भी जब आप मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो इनिशियल स्लोप प्रोपोर्शनल दिख जाएगा के की। पिछला पेज एक बार देख लें जिनको स्ट्रेट लाइन वाला देखना है। आपने इसमें सिंपली क्या किया, कैलकुलस से जो रिलेशन आया था टेम्परेचर और टाइम का, कैपिटल टी और स्मॉल टी का, उनको कैपिटल टी और स्मॉल टी में ग्राफ आपने नहीं बनाया। यहां आपने एक क्वांटिटी माना है लॉग के फॉर्म में, लॉग टी माइनस टी नॉट। वो वेरिएबल है क्योंकि कैपिटल टी बदलेगा, टी नॉट तो फिक्स है रूम का टेम्परेचर, लेकिन कैपिटल टी बदलेगा तो लॉग टी माइनस टी नॉट बदलेगा। एक वेरिएबल ये है, और दूसरा वेरिएबल है ये टी। के तो कांस्टेंट था ही, और वो तीसरा टुकड़ा कांस्टेंट है। सर क्यों मैं मान लूं, अरे भाई इनिशियल टेम्परेचर तो कुछ फिक्स ही रहा होगा ना ब्लॉक का। तो टी आई था क्या, इनिशियल टेम्परेचर, और टी नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर। तो टी आई और टी नॉट फिक्स है, तो लॉग टी आई माइनस टी नॉट भी कोई कांस्टेंट होगा। तो आपने यहां देखा y इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव है। अच्छा सोचो, जब टाइम 0 रहा तब log t माइनस टी नॉट क्या देगा, टी आई माइनस टी नॉट देगा। या वैसे इक्वेशन में x0 कर दो तो y क्या आ जाएगा, c। तो x0 कर दोगे या t0 कर दोगे तो y जो शुरू वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर डाटा आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ डाटा लिखने वाले हैं नेचुरल लॉगरिथमिक टी आई माइनस टी नॉट, और फिर ये कम होता चला जाएगा, रहेगा स्ट्रेट लाइन। इस मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद तो एवरेज फॉर्म भूल गए होंगे। एवरेज फॉर्म ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा एवरेज फॉर्म पे मिलेगा। मैंने वर्ड ज्यादातर यूज किया, इसका मतलब हमेशा नहीं। आईआईटी ने ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है कूलिंग कर्व्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, और इसमें उसने जो 2 बार पूछा है वो के, उस कांस्टेंट के बारे में कुछ चर्चा किया है, कि जो कांस्टेंट है उसके बारे में कुछ चर्चा किया है। वो एनालिसिस भी कुछ देर बाद हम लोग करते हैं। ये जो दोनों आइडिया आपके पास आया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि
शुरू में टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है Ti, इनिशियल टेम्परेचर है Ti और रूम टेम्परेचर है T0 और T टाइम पर हम टेम्परेचर देख रहे हैं एट टाइम T, टेम्परेचर देख रहे हैं T। तो जो दो ग्राफ आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कूलिंग कर्व जो देखा, वो कूलिंग कर्व दो कौन कौन से देखे, एक बार मैं फिर चित्र बना रहा हूं। एक लॉग वाला ग्राफ था, लॉग T माइनस T0, जो स्ट्रेट लाइन बन रहा था टाइम के साथ, और एक टेम्परेचर का सीधे ग्राफ था टाइम के साथ, जो एक्सपोनेंशियल वाला कर्व बन रहा था। ये जो सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, न्यूटन्स लॉ के लिए कूलिंग कर्व है, न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कूलिंग कर्व। तो एक स्ट्रेट लाइन आता है और एक, दोनों के जो स्लोप होंगे वो स्लोप प्रोपोर्शनल होता है के स्लोप जो प्रोपोर्शनल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है के। उस के बारे में कुछ जानकारी हम बाद में इकट्ठा करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए न्यूटन्स लॉ का जो कूलिंग कर्व बनता है, एक स्ट्रेट लाइन लॉग वाला फॉर्मेट लेके यदि बनाएंगे और एक एक्सपोनेंशियल वाला कर्व, यदि डायरेक्ट टेम्परेचर टाइम का रिलेशन देखेंगे, शुरू में तेजी से कम होगा टेम्परेचर, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। जहां ये कांस्टेंट हो जाता है तो कहां से कहां पहुंचता होगा टेम्परेचर, सोच करके देखिए। तो शुरू में तो ये Ti रहता होगा और बाद में रूम के जैसे हो जाता होगा Ti से T0 तक। जहां से शुरू हुआ वहां पर टेम्परेचर होता होगा ln Ti माइनस T0, और बाद में, बाद वाला यहां लिख ही नहीं रहे, अंत नहीं कर रहा मैं, कहीं भी होगा अंत। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि आखिर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ कैसे रहा है, किस तरह से इसे हम ढूंढ पा रहे हैं, या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन को दिखा तो वो तो आपको भी दिख सकता था, लेकिन आपके नाम से उसे नहीं जाना जा रहा। तो आपने न्यूटन के कूलिंग का लॉ देखा और आपने स्टीफेंस का लॉ देखा और आपने प्रीवोस्ट का लॉ देखा, इन सबको मिक्स करके देखते हैं कोई एक लॉ सही हो और दूसरा उससे प्रूफ ना हो पाए तो दूसरे लॉ को हम गलत कह देंगे, या दोनों में से कोई एक गलत होगा ये मान लेंगे। तो यदि हमारा प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज और स्टीफेंस लॉ ये दोनों वैलिड दिख रहा मुझे, और हमने कैलोरीमेट्री भी पढ़ा है, तो शायद न्यूटन्स लॉ उन सब से डिराइव होकर चला है, तो मुझे शायद कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाए के का। ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर T पर होने के, तो इससे जो इमिट होकर एनर्जी बाहर आता है dQ/dt, ये क्या लिखते थे, AE सिग्मा T टू द पावर 4। और रूम टेम्परेचर यदि T0 है तो ये जो एनर्जी है ये आउट होते देखा हमने, और उसी तरह जो dQ/dt इन होते दिखेगा हमें, वो कितना हो जाएगा, AE सिग्मा T0 टू द पावर 4, क्योंकि रूम टेम्परेचर T0 है तो उसी के रेस्पेक्ट में, उसी पर निर्भर करेगा एब्जॉर्प्शन। ये सॉलिड बॉल है। अब बात करते हैं कि इसका टेम्परेचर कम हुआ, तो पहले नेट लॉस कैसे लिखेंगे, dQ/dt जो है नेट लॉस, यदि हमें दिख रहा है कि T0 कम है T से तो लॉस तो होगा ही, तो नेट लॉस, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो पहले ज्यादा टेम्परेचर है और ये कम होगा, तो बाहर का टेम्परेचर कम होना चाहिए तभी तो कूल होगा। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आज डिराइव करने की सोच रहे हैं। मैं नहीं मानता न्यूटन की बात, मैं स्टीफेंस लॉ को देख रहा हूं, और स्टीफेंस लॉ को यदि देख रहा हूं तो नेट लॉस मुझे लिखना समझ में आ गया। नेट लॉस जो है यहां हम कितना देख सकते हैं, नेट लॉस यहां हम देख सकते हैं कि आपके मन में विचार आएगा कि सर जब एब्जॉर्प्शन है
तो यहां तो ए लिखना चाहिए था आपको, आपने इसे ई क्यों लिख दिया? तो याद करो पिछले टर्म पे हमने देखा है ई और ए किसी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, किरचॉफ्स आइडेंटिटी, याद आया? तो मैंने ए को पहले ही रिप्लेस कर दिया ई से। एब्जॉर्प्टिविटी, इमिटिव, जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना अच्छा इमिटर होता है। तो ये जो कोफिशिएंट, ये जो कहते हैं इमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिविटी, ये सेम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमने ए के बदले ई क्यों लिख दिया, ये पॉइंट क्लियर करिएगा। ई और ए चूंकि एक जैसे होते तो ई। अब लॉस कैसे लिखोगे? तो इसमें बड़ा कौन होगा, आउट वाला बड़ा होगा या इन वाला? ज्यादा कौन होगा? ज्यादा जो रेट बाहर आने का है एनर्जी का या भीतर जाने का है एनर्जी का? बाहर आने का है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ब्लॉक का ज्यादा माना है मैंने। तो अब इनको यदि एनालाइज करते हैं तो ये हो गया ई ए सिग्मा, कॉमन आ गया टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तो ये रिलेशन भी कभी कभी हमें हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को बनाने में। डी क्यू बाई डी टी नेट लॉस, ये जो लॉस होता है वो लिखते हैं ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। इनको भी डब्बे में डालिए, 1 स्टार या 3 स्टार जो चाहे दे दीजिए। जो एनर्जी लॉस का रेट होगा वो तो कूलिंग की बात करता था ना, मैं यहाँ एनर्जी लॉस की बात कर रहा हूँ। वो टेम्परेचर के फोर्स पावर पे कैसे रिलेटेड, इसे चेक कर लो। घबराना मत, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के प्रूफ बताने के क्रम में एक मैथमेटिकल एनालिसिस की जाएगी। वो एनालिसिस आपके समझ में आए, बस इतना सा काम है। ये नहीं कि उसको सीखने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन बनाना हम गलत कर दें। मतलब उसको तो एज इट इज वैसे याद रखो जैसे न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कूलिंग। यहां पर हमने एनर्जी लॉस को लिखा, और आप याद करिए यदि टेम्परेचर T है और कुछ देर में टेम्परेचर T माइनस dt हो गया, मास m है, स्पेसिफिक हीट S है इस सॉलिड बॉल का, तो dq कैसे लिखेंगे? ms dt नहीं लिखेंगे। कैलोरीमेट्री कहां से? फ्रॉम कैलोरीमेट्री। हीट लॉस जो होता है वो जो टेम्परेचर कम होता है तो dq हीट एनर्जी जो इमिट हुआ बाहर गया नेट, उसको कैसे लिखते हैं? ms डेल्टा थीटा लिखते हैं या नहीं? अरे यार नहीं तो मैं पीछे फिर से लिख देता हूं q बराबर ms डेल्टा थीटा, उससे सोच लो ना, कैलोरीमेट्री से। अभी 2 मिनट पहले आपके पास कुछ और था, क्या था? dq बाई dt इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तो आप dq के बदले क्या लिख देते हो? ms डेल्टा टी, और माइनस साइन इसके लिए डाल देते हो क्योंकि वो dt निगेटिव आने वाला है। राइट साइड में सारा डाटा पॉजिटिव है, तो माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को तो वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लॉस लिख रहे हैं ना। तो लॉस जब लिखते हैं तो हम कभी ये बोलते हैं आज माइनस 100 रुपये का लॉस हुआ। अरे जब 100 रुपये का लॉस कह रहे हो तो सबको पता है ये माइनस हो गया है आपका, ये नहीं बोलते माइनस 100 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस तो हम लिख ही रहे हैं। तो ms dt चूंकि डेल्टा टी माने होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो कम होगा ब्लॉक का, तो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, और यहां से रेट ऑफ कूलिंग आपके पास आ गया माइनस डी टी बाई डी टी ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। ये भी कभी कभी न्यूटन्स लॉ से ज्यादा एलिमेंट्री लॉ ये हो गया। इसमें के का वैल्यू और ये टेम्परेचर के फोर्स पावर पे डिपेंड करता सा भी दिख रहा है। रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी, ये जो रेट ऑफ कूलिंग है चेक कर लीजिएगा, माइनस डी टी बाई डी टी ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। इस पे भी क्वेश्चन हमें दिख जाता है कभी कभी।
इसलिए एक स्टार इसे भी दे दो। यहाँ कैलोरीमेट्री आया, कैसे आया? Q बराबर ms डेल्टा थीटा। सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर कम हुआ, उससे जो एनर्जी बाहर आ गया dq नेट लॉस, वो ms डेल्टा थीटा लिखेंगे आप। ms dt लिख दिया उसे, माइनस साइन, चूंकि लॉस है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चाहिए, तो dt नेगेटिव आता, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव किया। माइनस dt बाई dt, रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू क्या हो गया? E सिग्मा बाई ms T to the power 4 minus T naught to the power। लेकिन ये अभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक तो नहीं पहुंचा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए T to the power 4 minus T naught to the power 4, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, याद आया या नहीं? इसको और बेहतर लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर टी प्लस टी नॉट टी माइनस टी नॉट। ये कोई बड़ा काम तो नहीं किया हमने, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया। यदि ऐसा हो कि टी इज वेरी क्लोज टू टी नॉट, सर टी को टी नॉट के क्लोज कब मानेंगे आप? तो सन का टेम्परेचर है 10,000 केल्विन उसके कोर का, और चाय बनाते हैं वो आप 300 केल्विन 400 केल्विन देखते हैं पानी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का वेरिएशन बड़े रेंज में हम देख रहे हैं, तो उसके लिए 100-200 केल्विन जो होगा वो बहुत कम का डिफरेंस कहलाएगा। 100-200 केल्विन का डिफरेंस हो, 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो, तो वो कम कहलाएगा। तो ऐसा होने पर ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को क्या 2 टी नॉट स्क्वायर के करीब लिख सकते हैं? टी प्लस टी नॉट को वेरी क्लोज टू लिख सकते हैं 2 टी नॉट। और यदि ऐसा हुआ तो टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 को वेरी क्लोज टू लिख सकते हैं 2 टी नॉट स्क्वायर 2 टी नॉट टी माइनस टी नॉट। उत्साह में आके अगले वाले को भी मत कर दीजिएगा 0। 4 टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट। तो जो आपके पास पहले प्रीवियस पेज पे था माइनस डी टी बाई डी टी, उसमें क्या लिखते थे आप? ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन एम एस, वो अब अप्रोक्सीमेट होके चला आया ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट अपॉन एम एस। यहां सारे के सारे कांस्टेंट, ये के टी माइनस टी नॉट। तो यहां से आपको पता चल गया रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई टी टी किसके प्रोपोर्शनल? टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शनल। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। It is Newton's law of cooling. तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जिनको पसंद है उनको मजा आने लगता है धीरे धीरे, और जिनको नहीं पसंद है तो उनको मैं कहता हूं कि आपको शुरू में मैंने जो बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसी पे फोकस करिए, उन्हीं से क्वेश्चन बना लीजिए। ये डिटेल में जाने की नौबत आईआईटी के एडवांस में आ सकता है, आईआईटी के मेंस में इस डिटेल में जाने की नौबत नहीं आती। तो यहां अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है। अप्रोक्सीमेशन के कारण ये हम कह रहे हैं टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को 2 टी नॉट स्क्वायर लगभग में। और यहां जो के का वैल्यू आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के पे भी फोकस करिएगा। के का जो वैल्यू आया है ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब 4 टी नॉट
क्यूब 4 टी नॉट क्यूब है 4 टी नॉट क्यूब बाई एम एस। यहां डाटा को पहचानिए, के जो है वो निर्भर कर रहा है मास पे, स्पेसिफिक हीट पे, स्टीफेंस कांस्टेंट पे, रूम के टेम्परेचर पे, और ये जो ई है इमिसिविटी, सरफेस के प्रॉपर्टी पे, सरफेस की रफनेस कैसी है नहीं है। यदि ब्लैक बॉडी होगा तो ई का वैल्यू 1 कर देंगे। ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब बाई एम एस। यहां जो एनालिसिस आपने किया है इसमें आप आना चाहते थे स्टीफेंस लॉ से कहां तक, स्टीफेंस लॉ से आप पहुंचना चाहते थे न्यूटन्स लॉ तक। तो उस रास्ते में आपको क्या क्या मिला है, तो एक तो था डी क्यू बाई डी टी आउट, ये लिखा था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। फिर था डी क्यू बाई डी टी इन, ये था ई ए सिग्मा टी नॉट टू दी पावर 4। फिर हमने लिखा था डी क्यू बाई डी टी नेट लॉस, ये हो गया था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। यहां हमने ये देखा था टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये माना हुआ है। अब डी क्यू के बदले हमने लिखा था एम एस डी टी माइनस के साथ बाई डी टी, ये हो गया था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। यहां से आ गया था माइनस डी टी बाई डी टी ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। और यहां फिर हमने अप्रोक्सीमेशन यूज कर दिया, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब बाई एम एस टी माइनस टी नॉट। और यहां से हमें पता चल गया माइनस डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक आ गए हम। स्टीफेंस लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक आने के क्रम में हम लोगों को ये फॉर्मूले देखने का मौका मिला है। अप्रोक्सीमेशन हमने थोड़ा सा यूज किया। तो जनरली जब आप कॉफी रखेंगे टेबल पे और रूम में उसे कूल होता देखेंगे तो वहां न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा, क्योंकि कॉफी का टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर के बीच में 100 डिग्री से कम का डिफरेंस है। सर इसमें तो सिंबल ही नहीं याद रहेगा। अरे तो इसीलिए ये टॉपिक टफ कहलाता है, क्योंकि बहुत से नाम आ जाते हैं, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, किरचॉफ्स आइडेंटिटी, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, रिफ्लेक्शन पावर, ट्रांसमिशन पावर, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ऐसे हजारों नाम आने लगते हैं। तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सोचेंगे और ये नाम हमें याद होने लगेगा। आज वाले लेक्चर में शुरू के जो 15 मिनट है उनमें जो आपने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने की कोशिश की वो सबसे ज्यादा मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के मेंस के, मेडिकल के हिसाब से। और आगे का जो एनालिसिस है जिसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा दिख रहा है वो आईआईटी के एडवांस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के देखिएगा जो कांस्टेंट है के, ये आ रहा है ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस। देखिएगा एरिया में भी रेडियस होगा और मास में भी रेडियस होगा, ये ध्यान रखिएगा। एरिया में भी रेडियस होता है 4 पाई आर स्क्वायर यदि स्फीयर है, और मास में भी रेडियस होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो यदि दो स्फीयर हो, एक बड़ा और एक छोटा, आर और 2r रेडियस का, तो किसका के ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा होगा। के किसका ज्यादा होगा, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के में ऊपर में आएगा आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर क्यूब, तो ये कैसा दिखने लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेडियस जो बड़े गोले का एक गोला है 2r रेडियस वाला टी टेम्परेचर पे और एक है r रेडियस वाला टी टेम्परेचर पे, तेजी से कौन कूल होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, तब तो उसका आंसर हम नहीं दे पाते।
दोनों ही एक जैसे रूम में रखा है, दोनों ही एक जैसे टेम्परेचर पे है, तो आप उस समय नहीं बोल सकते। लेकिन यदि आपको ये के पता है तो बड़े वाले गोला धीरे धीरे ठंडा होगा। और उसको ऐसे याद रखिए, बड़े वाले गोला ये नहीं कि सरफेस ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से, यहाँ कंडक्शन की बात नहीं, कन्वेक्शन की बात नहीं कर रहे। कन्वेक्शन में चाय को प्लेट में डाल दिया था तो तेजी से कूल हो रहा था। यहाँ एरिया पे केवल नहीं डिपेंड कर रहा है, ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है। रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूँ जो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, चेक करिए। तो यदि रेडिएशन के थ्रू कोई कूलिंग होता हम देखें तो उनमें जो बड़ा गोला होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा और जो छोटा गोला होगा वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ए और एम दोनों पे ये निर्भर कर रहा है कांस्टेंट की। ए एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का और एम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना के। तो आर जिसका ज्यादा होगा उसका के कम होगा, उसका रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर जो है वो कम होगा। रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर कम होने का मतलब है वो धीरे धीरे कूल होगा। अच्छा ऐसे याद रखो, गांव में आग वाग सेकते हुए आप देखते हो अंगीठी के जो लाल कोयले रहते हैं उनको इकट्ठा करके यदि रख दो तो ज्यादा देर तक गर्म रहेंगे, बड़ा गोला बना के। और यदि वो बिखरा हुआ है तो वो तेजी से, छोटा गोला है तो वो तेजी से ठंडा हो जाएगा। तो आप ऐसे दिमाग में कोई इमेज बना करके सेट कर लो कि बड़ा गोला यदि है, टुकड़ा यदि है, वो ज्यादा देर तक गर्म दिखेगा मुझे, और यदि छोटा टुकड़ा कोई ढेर रखा हुआ है वो जल्दी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चन में हेल्प आप ले सकते हो। और याद करो ना, नहीं भी सही तो आप इसको देखो, आपसे पूछ दे ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं 1 और 2 कि, तो हमने ये लॉग वाला ग्राफ बनाया होगा दो ऑब्जेक्ट के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। आपसे पूछ दिया कि इमिसिविटी किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का, तो याद करो स्लोप के बारे में हमने क्या कहा, किसके प्रोपोर्शनल, के। और के में हमने क्या देखा, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब बाई एम एस। तो के ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो जिसका स्लोप ज्यादा, किस पे स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा, 2 पे या 1 पे, 2 पे। तो 2 का स्लोप ज्यादा, तो स्लोप जो दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज 2 का ज्यादा दिख रहा है स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज 1 से। इसका मतलब हो गया E2 इज ग्रेटर देन E1। IIT पूछ चुका है इसे। तो जिनको ये के दिखने लगा ना, जिनको ये कांस्टेंट दिखने लगा है, उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। क्योंकि आप इक्वेशन तो मुझे भी नहीं याद रहेगा, आपको भी नहीं याद रहेगा कि यार क्या था इक्वेशन। हाँ नहीं तो डिराइव कर लेंगे, और यदि कुछ बच्चों को याद आ जाएगा तो आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग टी आई माइनस टी नॉट। या तो ये याद आएगा, और नहीं भी याद आया तो कम से कम इतना तो याद ही है ना, के स्लोप के प्रोपोर्शनल था, स्लोप जो था के प्रोपोर्शनल था, और के में दिख रहा है डायरेक्ट ई, ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सॉरी ई जिसका स्लोप ज्यादा उसका ई ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज के ज्यादा उसका ई ज्यादा। और मैंने कहा था कि यदि कर्व ऐसा भी होता, यदि कर्व ऐसा भी होता, याद करिए 1 2 टी और टी वाला कर्व, यहां भी मैंने कहा था कि इनिशियल जो स्लोप देखेंगे आप, शुरू वाला स्लोप इनिशियल, ये भी प्रोपोर्शनल था के, और के दिख रहा है प्रोपोर्शनल ई के। तो यहां भी क्या कह देंगे, E2 ग्रेटर देन E1। दोनों में किसका स्लोप शुरू में ज्यादा दिख रहा है, 2 का या 1 का। सर मुझे नहीं दिख रहा 2 और 1। अरे यार तो दूसरा ग्राफ बना लेंगे उसके लिए दूसरे पेज पे। यदि आपके सामने ऐसे ग्राफ आ जाएं, एक ऐसे कम हो रहा है और एक ऐसे कम हो रहा है, ये 2 ये 1, ये T और T एक जैसे सारे सर्कमस्टेंसेस है, एक ही जैसे रूम में है, 2 ब्लॉक है। ई के बारे में केवल पूछ रहा है कमेंट। तो शुरू में किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, 2 का या 1 का। तो स्लोप 2 ग्रेटर देन स्लोप 1 इनिशियल, लेकिन इनिशियल स्लोप T0 का स्लोप। तो यहां पर क्या कह देंगे, E2 ग्रेटर देन E1। ये भी IIT पूछ चुका है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ज्यादा ना भी सही तो आप लोग ये अभी देख रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर उसका डेरिवेशन, फिर उनके आसपास के क्वेश्चंस। या तो डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला से बन जाएगा, नहीं तो फिर मैथमेटिकल एनालिसिस में हमें जाना पड़ेगा। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।